नमस्ते। आज हम कक्षा 11 की विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के 5वें पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी, के प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। ये होमवर्क के रूप में आप काम कर सकते हैं इसे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ही करे हुए। प्रश्न पहला है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। घन का मतलब जो लोहार जो बड़ा एक भारी हथौड़ा रखते हैं उसे घन कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि एक दिन जब धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जबान की चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, वहां विद्या का ताप कैसे पहुंचेगा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों व विद्या पर ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था। इसीलिए जैसे ही धनराम धोंकने फूंकने या सान के कामों में उलझा, पढ़ाई से उसका ध्यान उचट गया। लगातार काम करते रहने से वह इस काम में कुशल भी हो गया। यही वह प्रसंग है जिसमें किताबी विद्या और घन चनाले की विद्या का जिक्र आया है। दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था। तो उत्तर में लिखेंगे कि हमारी सामाजिक बनावट ही ऐसी है कि हम किसी जाति विशेष के लोगों को श्रेष्ठ तो दूसरी जाति के लोगों को निकृष्ट मानने लगते हैं। धनराम के साथ भी ऐसा ही था। धनराम सिर्फ जाति के कारण स्वयं को निम्न और मोहन को उच्च मानता था। अब नीची समझी जानने वाली जाति का व्यक्ति स्वयं को नीचा और दूसरी जाति को ऊंचा मानता था। फिर मास्टर त्रिलोक भी ऐसे भेदभाव को बढ़ावा देता था। वह मोहन को मॉनिटर बनाता और हर बार उसकी बड़ाई करता था। हालांकि मोहन उस प्रशंसा का पात्र भी था। अपने जातीय व सामाजिक संस्कारों के कारण ही धनराम मोहन का आदर करता था, उसे श्रेष्ठ समझता था और अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था। मतलब कई बार तो ये होता था कि मोहन जब धनराम को पीटता था, मतलब त्रिलोक सिंह के आदेश पर, या उसकी पिटाई करता था, तब धनराम ये मानता था कि ये मोहन का अधिकार है, क्योंकि जातीय संस्कार जो थे वो न केवल मोहन में अपितु धनराम भी थे। धनराम ये मानता था कि ये इनका जातीय अधिकार है, समाज में ये बड़े हैं, पुरोहित वर्ग से हैं, इसलिए ये ऐसा करने के अधिकारी हैं। तीसरा प्रश्न है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। आप ध्यान देंगे कि वो उसके ऑफर पर बैठा है और धनराम अकेला लोहे की छड़ को सीधी नहीं कर पाता है, तो मोहन उसका हाथ बटाता है। देखिए कि मोहन द्वारा हथौड़ा चलाकर लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की कार्य कुशलता को देखकर धनराम आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि मोहन पुरोहित कुनबे का था और जाति के कारण उनके द्वारा ऐसे कार्य करने की मनाही थी जो नीची जाति के लोग करते हैं। मोहन अपनी जाति को भूलकर ये सब कर रहा था, इसीलिए धनराम आश्चर्यचकित रह जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि मोहन गांव के परिवेश से निकलकर शहरी परिवेश से जुड़ता है। लखनऊ आने से ही वह अपनी आगे की पढ़ाई कर पाता है। गांव में रहता तो उसकी पढ़ाई बंद हो जाती। लखनऊ आने पर ही उसे अपनी आर्थिक और पारिवारिक मजबूरी या व्यवस्था का पता चलता है। इसलिए न चाहते हुए भी वह अपनी पढ़ाई व नौकर के समान व्यवहार किए जाने वाली बात घर वालों को नहीं बता पाया। रिश्तेदारों द्वारा गरीबी का नाजायज फायदा उठाने वाले कटु सत्य का भी पता चलता है। लखनऊ आने के बाद का समय भले ही सुखद नहीं था, फिर भी उसे एक नया सबक उसने फिर भी उसे एक नया सबक सिखा गया। इसी कारण लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय बताया है। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है और क्यों। जब धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तो बाकी दिन बेंत से पीटने वाले मास्टर त्रिलोक सिंह ने पता नहीं क्या सोचकर कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, वहां विद्या का ताप कैसे लगेगा। इसी वाक्य को लेखक द्वारा जबान की बेंत कहा गया है, क्योंकि यह कथन मास्टर की जातिवादी मानसिकता का परिचय देता है। ऐसे कथन सुनने वाले के दिल पर चोट करते हैं। धनराम का मन आहत हुआ इससे। धनराम के साथ भी यही हुआ। वह दिनों दिन पढ़ाई से कटने लगा और अपने पिता के साथ आफर पर काम करने लगा।
लेखक के इस कथन का आशय है कि लाठी की चोट इतनी तकलीफदेह नहीं होती जितनी कि जबान से की जाने वाली चोट होती है। लाठी का घाव भर जाता है, पर जबान से लगा घाव लगातार दिल को ठेस पहुंचाता रहता है। छठा प्रश्न है, इसमें एक वाक्य दिया गया है, 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं, बताते हैं क्या उत्तर है इनका। कि बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा? तो उपर्युक्त कथन मोहन के पिता वंशीधर ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहा था, जो कि लखनऊ में रहता था। किस प्रसंग में कहा? तो वंशीधर मोहन की पढ़ाई को लेकर चिंतित थे। उसी दौरान लखनऊ में रहने वाले उसके सह बिरादर रमेश ने मोहन को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा, तो कृतज्ञतावश वंशीधर ने उक्त कथन कहा था। और किस आशय से कहा? कि वंशीधर के ने उक्त कथन रमेश के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव व्यक्त करने के लिए कहा था। उनका आशय था, वंशीधर क्या मानते थे कि जाति बिरादरी के लोगों का यही तो सहारा होता है कि मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? क्या ये बात सच्ची साबित हुई? तो गलता लोहा कहानी में वंशीधर के कथन का आशय जरा भी स्पष्ट नहीं हुआ। वंशीधर ने अपने बेटे मोहन को जिस आशा व विश्वास के साथ लखनऊ भेजा था, वह पूरा नहीं हो पाया। मोहन की पूरी प्रतिभा रमेश के घर का काम करने के बोझ तले दबकर रह गई। वंशीधर उससे के अफसर बनकर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि रमेश एक घरेलू नौकर के रूप में उसका शोषण कर रहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कथन का आशय स्पष्ट नहीं हुआ, ये कथन सफल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य, कुछ प्रश्न है क्या पूछे गए हैं, देखते हैं। यह कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो कहानी का उपयुक्त वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। अगला प्रसंग है, किस प्रसंग में कहा गया है? मतलब कौन सी ऐसी घटना हो गई थी कि ये कथन कहना पड़ा? तो आप ध्यान देंगे कि मोहन ने वो ऑफर पर काम किया था कि जब मोहन ने धनराम के हाथ से लोहे की मोटी छड़ लेकर हथौड़े से त्रुटिहीन गोलाई में ढाल दिया, तब उसकी आंखों में गर्व मिश्रित आत्मविश्वास की एक चमक थी। यह चमक किसी कुशल कारीगर की आंखों में ही आ सकती है। मोहन की आंखों की चमक के विषय में ही यह कथन कहा गया है। यह पात्र विशेष यहाँ कौन है? यहाँ पात्र विशेष मोहन है। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो उत्तर में लिखेंगे, उक्त कथन मोहन की निम्न चारित्रिक विशेषताओं को दर्शाता है। पहला, मोहन किसी व्यवसाय को जाति से नहीं जोड़ता है। दूसरा है कि अपने मित्र के प्रति सदा सहयोग, अपनेपन व समानता का भाव भी रखता है। और तीसरा है, अपने मित्र के लिए किसी प्रतिद्वंद्वी या प्रतिस्पर्धा का भाव उसके मन में नहीं था। तो ये आज का आपका होमवर्क हुआ, और आप देख रहे थे हिंदी वाले मार्ट साहब पर ये आज का वीडियो। और अभी फिलहाल इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।